अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम उल हक साहब भी। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जिस दिन कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया उस दिन एकदम से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। हमने देखा डॉलर भी नीचे आ गया, लेकिन फिर हमने देखा कि एक अनसर्टनिटी का सा जो माहौल था हुकूमत में रहने या ना रहने के हवाले से कुछ जो मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थी, उसके बायस हमने देखा कि मईशत का ग्राफ एकदम से नीचे भी आ गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायद सूरत हाल में बेहतरी हमें किसी हद तक नजर आई, क्योंकि आज हमने देखा कि डॉलर 71 पैसे सस्ता होकर 198 रुपए का हो गया है। इसके साथ साथ जाहिर है IMF की जानिब से जो सख्त शराइत का कहा गया था कि सब्सिडीज खत्म की जाए, वो मुश्किल और जो गैर मकबूल फैसला था वो भी किया गया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जाहिर है अगर ये मुश्किल मुआशी फैसले वजीर आज़म की जानिब से, वजीर खजाना की जानिब से ना किए जाते तो मुल्क को दिवालिया होने का खतरा था। अगर ऐसा ना किया जाता तो फिर हम देख रहे थे कि उस सारे सिनारियों के अंदर रुपए की कदर में मुसलसल हम देख रहे थे कि कमी हो रही थी। फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी हम देख रहे थे मंदी का रुझान है। लेकिन अभी जब से ये सख्त और मुश्किल मुआशी फैसले किए गए हैं उसके बाद किसी हद तक सूरत हाल में हमें बेहतरी नजर आई है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि आगे इस हवाले से क्या होगा, मुआशी हवाले से आगे चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है बजट भी आने वाला है। आइंदा माली बजट कैसा होगा, आवाम के लिए इसमें क्या होगा। फिर जो महंगाई की शरह बढ़ रही है इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत वक्त की जानिब से कुछ हमने देखा है कि पैकेजेस भी अनाउंस किए गए हैं। ये महंगाई को काउंटर करने के लिए कितने सूदमंद साबित हो सकते हैं, सारी सूरत हाल पर ओवरऑल मुआशी हवाले से हम कहाँ खड़े हैं बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। स्टूडियो ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात इशफाक तोला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इसके साथ साथ नाजरीन माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ़ारूक सलीम साहब, आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब भी एज ऑलवेज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियोज़ में अशफाक तोला साहब भी मौजूद हैं। अशफाक साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। अशफाक साहब, मुआशी हवाले से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें सामने आ रही थी, काफ़ी परेशान कुन खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि हुकूमत जो है वो सख्त मुआशी जो मुश्किल फ़ैसले हैं उस हवाले से एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन बहरहाल ये IMF की शराइत को किसी हद तक माना गया है। तो आपको लगता है कि आज हमने देखा कि डॉलर 71 पैसे जो है वो कम हुआ है, तो आगे यही कॉन्टिन्यूटी रहेगी सूरत हाल में, इसी तरह से बेहतरी रहेगी आने वाले दिनों में? क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन क्या देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोनिया। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि जब पिछली गवर्नमेंट ने IMF से कोई मुआहदा किया हुआ था और उन्होंने एग्री किया था जी कि ये शराइत है, हम मान लेंगे। अगर आप देखेंगे तो मार्च में एक मुआहदा हुआ था, पिछले मार्च में 21 में, और उस पर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से किया था, और जिस पे गवर्नमेंट ने अमलदारी नहीं की थी। जब नहीं की थी तो IMF बैक ऑफ हो गया था और रिव्यू काफ़ी पेंडिंग चला गया था। इतने में आपको एक रैपिड फाइनेंसिंग मिल गई थी कोविड की वजह से, तो आपके मामला थम गए थे। और फिर इसके बाद ये हुआ कि नवंबर में जाके आपने उस मुआहदे की अमलदारी का अनाउंसमेंट किया और आपने कहा कि जी हम 4 रुपये पर मंथ पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा करेंगे और सेल्स टैक्स वगैरह में भी हम इजाफा करेंगे। हम जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी हम इजाफा करेंगे, और IMF के साथ आपने ये एग्री किया था स्टेट बैंक को भी हम अथॉरिटी, ऑटोनमस अथॉरिटी दे देंगे। जब आप एग्री करके आ गए तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये अनपॉपुलर फैसले हैं और इसको हजम करना ना किसी हुकूमत या सियासी हुकूमत के बस में नहीं होता। बिल्कुल। इसके बाद अब आपने देखा होगा पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी आई। उस वक्त तक इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी, मगर ये ज़रूर था कि कोई ना कोई स्ट्रॉ में कप ऑफ टी आ सकता था बहुत छोटे लेवल पे, तो ये लग रहा था। बट व्हेन इट कम्स टू फुल थ्रॉटल एफर्ट्स बाय द अपोजिशन, जब PDM ने कहा कि नहीं जी हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, जब आपका लॉन्ग मार्च हुआ पीपल्स पार्टी का, और जब मुस्लिम लीग नून आई मैदान में, उन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च किया, बट दे वेंट पीसफुली कि ये ख़त्म कर देते हैं उसको। और जिस दिन यहाँ पर मार्च में आपका लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ पीपल्स पार्टी का, सेम डे या 1-2 दिन बाद एक आपकी अदम एतमाद की तहरीक आ गई। उससे पहले हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया गए और रशिया से उन्होंने डील की, जो कि एक इम्प्रेशन यही है और बिल्कुल ठीक इम्प्रेशन है कि ये दौरा आपका पहले से था। तय था। और
इसके बाद जब ये आए तो उन्होंने एक अचानक से एक ऐलान किया, फारूक सलीम साहब को मैंने सुना था एक प्रोग्राम में, और जी, मैं जी। उन्हीं को रिपीट कर देता हूँ उनकी जी, इजाज़त जी। से, हाँ, हाँ। कि 14 जनवरी को मिनी बजट पास होता है, कंसेशन विड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। 14 फरवरी को 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया जाता है, 27 फरवरी को आप 5 रुपये 70 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बढ़ाते हैं, ठीक और है। 28 फरवरी को ऑल ऑफ अ सडन आप रिवर्स कर देते हैं। 28 फरवरी को या आप 1 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोहतरम इमरान खान साहब ने की, ठीक कि है। 268 अरब हमने एक्सेस टैक्स जनरेट किया था, वो हम आवाम को वापस कर रहे ठीक है। हैं। सही। 9 मार्च को आपके शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी हम 367 अरब का है, हम इसको फंड कर ठीक देंगे। है। बाद में एक 15 दिन पहले एक टॉक शो में हमारे पास एक आई हाँ। फिगर, मैं ही था उस टॉक जी। शो में, कि 476 अरब का सही। शौकत तरीन साहब के हैंड रिटर्न है। तो ये कहीं फंडेड थी नहीं, सही। इसलिए IMF नाराज था, उन्होंने कहा हम आपकी ठीक है। बात नहीं ठीक मानते। है। और इसकी वजह से आपको ये सारे गो की आपकी जो सिचुएशन बनी, सिचुएशन रही ये कस्मा पुरसी के बावजूद ठीक है। आपकी हुकूमत अभी ये बोल्ड फैसला लिया उन्होंने, और मेरा ठीक ख्याल है। अच्छा सही। फैसला है। फारूक सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है सख्त मुआशी फैसला करना था बहरहाल गवर्नमेंट को, अगर कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसने ये करना ही था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती या जो भी होती, क्योंकि जाहिर है जो मुआशी माहिरीन है वो खदशा जाहिर कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। अभी IMF की शराइत भी हम मान चुके हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई हमें बेहतरी की सूरत हाल नजर आएगी? अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो फिर जाहिर है दीगर जो मालियाती इदारे हैं, दीगर मुमालिक जो हैं वो भी हमें इमदाद करेंगे, तो कुछ बेहतरी नजर आएगी। देखिए सोनिया, आपने अपने आपने मईशत और सियासत का एक ताल्लुक बयान किया था। मैं समझता हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई दो किस्म के बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया तो ये है कि हमने मईशत को बेहतर किस तरह करना है, और दूसरी तरफ एक बयानिया चल रहा है खाना जंगी का। PTI इमरान खान साहब और उनकी आला तरीन क़यादत जो है वो खाना जंगी का बयानिया लेके फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। अब मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों बयानिए जो हैं ये इकट्ठे एक ही मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। या तो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले ये फैसला कर लें कि हमने खाना जंगी के बयानिए को लेके आगे बढ़ना है, तो फिर आप जो मईशत की बेहतरी का बयानिया है उसको दफन कर दें, और या फिर जो खाना जंगी वाले बयानिए को दफन करना होगा। दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। देखिए अगले महीने जो है, मैं समझता हूँ कि उसमें मजबूरी बोझ जो है पाकिस्तानियों के ऊपर वो मजीद बढ़ने वाला है, वो कम होने वाला नहीं है। देखिए अब ₹1 जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो इजाफा किया गया है, ये आप देखेंगे कि मईशत के अंदर पास ऑन होगा, और मैं समझता हूँ कि कम अज कम 2 से 3% जो है हमारा अफराते दर का रेट वो बढ़ जाएगा। अगर अभी वो 14.5-15% पे है, तो वो आप देखिएगा कि 17-18% तक भी पहुंच जाएगा। और अभी ये इजाफा जो है ये खत्म नहीं हुआ, ये इंक्रीज जो भी है और भी आनी है। अभी ये पहली किस्त आई है। उसके बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो फिर आप देखती हैं कि गुर्बत की शरह बढ़ने लगती है। तो अभी मजमूई बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर और इजाफी आना है। सिर्फ एक जो जिसको हम कहते हैं वो सिल्वर लाइनिंग, शायद अच्छी खबर जो है वो ये हम जरूर कह सकते हैं कि तारीख में जब PMLN की हुकूमत आती है या PMLN लेड हुकूमत आती है, तो जनरली हमने देखा है कि GDP ग्रोथ जो है, जो हमारी मईशत का जो पहिया है उसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है, और उसके नतीजे में जो औसतन आमदन है पाकिस्तानियों की वो कुछ बढ़ जाती है। तो महंगाई तो मजीद आनी है, लेकिन शायद जो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, जो आमदन बढ़ जाएगी, हमारी कुव्वत बर्दाश्त शायद बेहतर हो जाए। तो महंगाई और महंगाई बढ़ेगी लेकिन कुव्वत बर्दाश्त आप कह रहे हैं कि बेहतर होगी, लोगों की आमदन जो है वो आप कह रहे हैं कि बढ़ेगी। एहतशाम साहब, इस वक्त जाहिर है जो सबसे बड़ा मसला है वो है मुल्क को दिवालिया होने से कैसे बचाया जाए। जाहिर है इमदाद बहाल हो गई है, वो खतरा आपको लगता है कि टल गया है? और दूसरा सर, मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कैसे करना है हमने, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब हम इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं कि इस मईशत वाले मसले पर किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है ताकि मामलात को बेहतर किया जाए। अदरवाइज तो हम जिस दलदल की तरफ जा रहे हैं वहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
दुनिया सबसे अहम बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक अरसे से हम जिस इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जो हर आने वाले दिन के साथ वो खराब हुई है। असल मसला ये है कि सियासी सूरत हाल जो कि बिल्कुल यूं की तू है, गैर यकीनी की सूरत हाल यूं की तू है, बल्कि गैर यकीनी की सूरत हाल में सियासी तौर पर आए दिन इजाफा होता चला जा रहा है। उसके तनाज़ुर में आप देखें तो इक़्तिसादी हालत और इक़्तिसादी इशारों पर भी बड़ा सीधे असर पड़ रहा है। एक तरफ IMF के साथ प्रोग्राम की बातें बड़े दिनों से चल रही हैं, कब वापस होगा, चलें, कुछ उम्मीद पैदा हुई है, तेल की कीमत बढ़ाई है, सब्सिडीज वापस ली हैं, कुछ चीज़ें जो है वो वापसी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया, ये सारे एफर्ट जो है ना वो कामयाब नहीं होंगे अगर ये मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल और सियासी इंस्टेबिलिटी अगर ये रहती है, और ये जिस तरीके से PTI और ओपोजिशन के दरमियान जो लड़ाई फसाद झगड़ा चल रहा है, आज भी देख लें जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बगावत कर रहे हैं, इन्होंने वफाक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, असले से लैस लोग आए थे। आपका क्या ख्याल है इन सारी बातों से करने से, चाहे बातों की हद तक नहीं हो, इक़्तिसादी हालत पे कितना बुरा असर पड़ता है? इन्वेस्टर्स कहाँ खड़े होते हैं, बायलैटरल क्रेडिटर कहाँ खड़े होते हैं? तो वो तो इस तरफ आने का सोचेंगे नहीं। एक सिल्वर लाइनिंग रे ऑफ होप नजर आती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद शायद सूरत हाल कुछ बेहतर हो, जो उसकी वजह है कि $3 बिलियन तो अब डॉक्टर फरक ज्यादा आपको अच्छा बता सकते हैं कि देखिए वो 30 जून तक हमें चाहिए जो वापस करने हैं। हाँ। इसी तरह से आप देख लें बाकी जगहों पे भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, वर्कर्स रेमिटेंसेस जो है ना वो ठीक है, बहुत अच्छी हो गई, 31 बिलियन की हो गई है, और इसी तरह से हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, रेवेन्यू भी कंपैरेटिवली हमारा बढ़ा है, 6.1 ट्रिलियन से बाई जून 30 ज्यादा होने की तवक्को की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजों का ताल्लुक इस बात से है कि सियासी इस्तेकाम अगर हासिल करने में ये हुकूमत और बाकी सियासी जमातें नाकाम रहती हैं, तो सोनिया मेरा नहीं ख्याल कि ये इक़्तिसादी हालत जो खराब हुई है ये बेहतर हो सकेगी। इशारे जो बता रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है। हाँ। लेकिन अहम बात यह है कि जो भी आपने बात की थी कि इत्तेफाक राय क्यों नहीं हो रहा, PTI अपनी टर्म पे चाहती है सियासी मामला तय करना, इलेक्शन तय करना, और बहुत सारे वालों से उनकी जिस अंदाज से वो डिक्टेशन दी जा रही है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रूलिंग पार्टी के लिए, रेगुलेशन पार्टनर के लिए वो अपनी शराइत रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बार बार एक ही चीज आती है कि हमारे हजारों को कैसे इंटरवीन करना होगा, क्या होगा, और क्या सारे लोग सियासी तौर पे सोचेंगे कि भाई ये लम्हा फिक्रिया है, ये अगर नहीं ठीक होता तो फिर सूरत हाल किधर जाएगी। क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आप कह रहे हैं, हाँ जी, मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। ठीक है एहतिशाम साहब, मैं वापस भी आऊंगी आपकी तरफ। इशफाक साहब, आपको क्या लगता है अब जिस दलदल में हम फंस चुके हैं मुआशी हवाले से, हल क्या है? आपने एक प्रपोजल भी दिया है गवर्नमेंट को, क्या वो प्रपोजल है और क्या करने की जरूरत है फौरी तौर पर हमें? देखिए, ये तो फायर फाइटिंग का सवाल है, और इसमें सबसे बड़ा मसला हमारा ये आएगा कि इस बजट को बनाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखेंगी तो जिस तरीके से शरह सूद में इजाफा हुआ है, अगर 1% आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो आपका कम से कम 250 अरब रुपए का आपका इंटरेस्ट पेमेंट या आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है। तो कर्ज़ों की मद में आप 1000 अरब 1200 अरब रुपए अगर आप ज़्यादा पे करेंगे, जो आपकी ऑलमोस्ट डिफेंस के बराबर खर्चा है, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा बोझ आपके आवाम पे आएगा। और जब आपकी शरह सूद ज़्यादा होती है तो आपके अफरात दर में भी इजाफा होता है। दुनिया इस वक्त मनफी शरह सूद पे चल रही है, तो उनको मनफी शरह सूद करनी पड़ेगी। जैसे फ़ारूक सलीम साहब ने कहा कि इसको जब हम देखते हैं तो PMLN की गवर्नमेंट में जो माजी में देखा गया है, या उनकी लेड गवर्नमेंट में आपको हमेशा से कोई ना कोई आपको प्रोग्रेस मिलती है, GDP ग्रोथ में इजाफा मिलता है। वो उस वक्त ही मुमकिन होगा, और फ़ारूक सलीम साहब इंडोर्स करेंगे कि उनकी एक जो रेसिपी है वो डिफरेंट है, और वो रेसिपी पाकिस्तान के लिए ही बनी है, और इसी किस्म की रेसिपी पे काम होगा कि आप एक तो अफरात दर में आपको कमी करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को कम करना पड़ेगा, दूसरा आपको जो डॉलर की पैरिटी है उसको कम करना पड़ेगा रुपये के हिसाब से। एक आप 10 रुपये जब आप रुपये डी वैल्यू होता है तो 1.5% अफरात दर में इजाफा होता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी 1.5 से 2 रुपये बढ़ती है तो उसका भी इम्पैक्ट 1% से 1.25% भी आता है, और एट टाइम्स हमारी एक कैलकुलेशन 0.65% भी कहती है अफरात दर में इजाफा। तो जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, आज आप देखें फ्यूल की प्राइजेज
बिकॉज कि कल आपने देखा होगा कि यूरोपियन कमीशन ने कह दिया है कि जी हम रशिया पे पाबंदियां लगा रहे हैं जब तक कि यूक्रेन की वॉर ख़त्म ना हो। आज इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आप देखें मार्केट में $124 पे ब्रांड चल रहा है, $119 पे WTI चल रही है और $119 पे ही आपका अरब लाइट चल रहा है। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल लम्हा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, प्लानर्स को देखना पड़ेगा कि इसको कैसे प्लान, कैसे काउंटर करना है, कैसे प्लान करना है। फारूक सलीम साहब, जाहिर है ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त महंगाई जो है एक आलमी मसला है। जाहिर है पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर बजट पे आए तो आपको क्या लगता है सर, आइंदा माली बजट कैसा होगा? आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। जो गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, उसको जो महंगाई का बोझ उस पर कम पड़े, तो ये आपको लगता है सूदमंद होंगी चीजें? सोनिया, पहली बात तो ये है कि बजट बड़ा मुश्किल होगा इस दफा जो बनाना है, बजट का बनाना, और वो उसकी जो बुनियादी हिकमत अमली है वो IMF से अप्रूवल के बाद ही और उनके मशवरे के साथ ही ये बजट ये हमारे सामने आएगा। बजट बेसिकली ये है कि आपकी आमदन कितनी है और आप अखराजात क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोर ये होगा कि आमदन को बढ़ाया जाए, जो एग्जेम्पशंस हैं टैक्स के अंदर उनको खत्म किया जाए, और एक नई चीज जो आ रही है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर लग रहा है ऐसा है कि एक नया टैक्स का बोझ जो है वो आने वाला है। तो कोशिश हो रही है कि आमदन को बढ़ाया जाए, अखराजात को कम किया जाए। अब अखराजात जिसका भी इशफाक साहब ने जिक्र किया, वो जो सूद है वो ऑलरेडी कहीं 3,500 अरब पे तो पहुंच गया है, और अगर पॉलिसी रेट बढ़ता चला जाता है तो मेरा खदशा है कि ये कहीं 4,000 अरब के करीब ना पहुंच जाए। तो 7,000 अरब अगर टोटल आमदन हम टारगेट कर रहे हैं और उसमें से 4,000 अरब सूद चला जाना है और उसमें से 57% जो है वो सूदों को चले जाना है, तो फिर विफाक के पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो एक वो वाला मामला जो 18वीं तरमीम के तहत जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड बनाया गया था और विफाक के 57% जो आमदन है वो सूबों में बांट दी जाती है, वो सोनिया मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है। वो वाला काम शायद नहीं चल सकेगा। देखिए, जो सूद विफाकी हुकूमत देती है वो सूद सिर्फ इस्लामाबाद ने कर्जे नहीं लिए थे, वो कर्जे पूरे पाकिस्तान ने लिए थे। इसी तरह जो दिफा में अब जो फिगर आ रही है तकरीबन 1,500 अरब की जो डिफेंस की एलोकेशन होगी, वो जो दिफा की फिगर है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान का दिफा होता है। लेकिन उसका सारा का सारा बोझ जो है वो विफाक के ऊपर डाला जाता है। तो एक तो ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड वाला जो मामला है जिसमें विफाकी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचता। मेरा ख्याल है कि जो 18वीं तरमीम के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो माली शिकें हैं, उनको रिवाइज करने की शायद जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या लगता है आइंदा जो माली बजट है वो कैसा होगा? आपको लगता है कि मजीद बोझ बढ़ेगा या कहीं ना कहीं हुकूमत एडजस्ट करने की कोशिश करेगी? जो हुकूमत 5,000 अरब का बजटरी खसारा करने चली है, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा होगा, ऐसी हुकूमत से ये तवक्को रखना कि वो कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो गलत तवक्को होगा। एक कोशिश जरूर की जा रही है कि सब्सिडीज को टारगेट किया जाए, यानी कि जो मुस्तहिक लोग खानदान है, जो गरीब तरीन तबकात हैं पाकिस्तान के, किसी तरह सब्सिडी जो है वो उनकी तरफ डाली जाए। हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस जिसको हम कहते हैं, यानी कि उसके पास माल नहीं है, आसान जुबान में उसके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। तो जब खजाना खाली हो तो ये तवक्को रखना कि वो हमारे पर बोझ कम कर देगी या किसी किस्म की मिलना आप कह रहे हैं कि मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त जिस तरह की मुआशी मुश्किलात में हम गिर चुके हैं, अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? फौरी तौर पर ज़ाहिर है कुछ फैसले गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं, इंपोर्ट जो गाड़ियों की है, लग्जरी आइटम्स की है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, फिर ज़ाहिर है IMF की कुछ शराइत भी मानी गई है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि ज़राअत के शोबे को फाल करना, फिर ज़राए इजनास में खुद कफील होना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इस पर तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। तो एक फौरी तौर पर एक
लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम कभी मुआशी हवाले से अपने पांव पर खड़े हो सकें? सोनिया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे किसी को भी बनाने की हिम्मत नहीं होती है, ना ही वक्त होता है, और वो छुट्टी हो जाती है या वो नाकाम होकर चले जाते हैं अपनी पूरी टर्म कर। मैं तो कहता हूँ मीडिया में शॉर्ट टर्म में जो करने की जरूरत है वही कर लिया जाए, बहुत बड़ी बात है। अब अहम सवाल तो ऐसा है कि सारा कुछ फोकस हो रहा है सोनिया बजट के तनाज़ुर में। बजट इस अंदाज से आ रहा है, सबको पता है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, हार्डशिप्स की और बढ़ेंगी, मुश्किल पैदा होंगी, उसके बाद टैक्सेशन होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने से प्राइसेस पहले बढ़ी जा, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई, फिर उसका आप देख लें रेट चले गए हैं और इन्फ्लेशन किधर खड़ी हुई है, सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि बहुत देर कर दी गई है। अब फौरी तौर पे तो एक बात होनी चाहिए कि एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस करके मामला को चलाया जाए, डेमोक्रेसी के बाद चार्ट ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए एक, और दूसरा यह कि अगर कुछ और नहीं होता तो हुकूमत को फोकस करना पड़ेगा, पॉलिटिकल ओपोजिशन से हटके ये रेटरिक से निकलना होगा। सारे वजीर बैठ के वही करते हैं जो पीटीआई के लोग कर रहे थे, शाम को भी सुबह शाम तकरीरें कर रहे हैं कि हाउ टू काउंटर। मेरे ख्याल में इससे निकलना होगा, इन्हें एहसास करना पड़ेगा। IMF के प्रोग्राम आने के बाद फिर बहुत ज्यादा शराइत कड़ी रखी है सामने, वो पूरी करनी होंगी। अगर नहीं होगा तो IMF का अगर अभी तो रजीम नहीं हुआ, रजीम होने के बाद दोबारा से सख्ती की तरफ जा सकते हैं। तो कड़े फैसले जो करने वाली बात है वो तो करनी होगी। खाली नारे लगा के कि जी मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को रिलीफ दे दूंगा, शहबाज शरीफ साहब का कहना, इतना बात नहीं बनेगी। 22 करोड़ की आबादी से ज्यादा हमारी आबादी हो चुकी है। अब आप बात करेंगे एग्रीकल्चर की, 23% है हमारी GDP का। पिछले PTI के दौर में इस हवाले से किसानों को कुछ फायदे दिए हैं और कुछ सब्सिडीज दी गई हैं, कुछ इसको कहना चाहिए इनकरेज किया गया है, और ग्रोथ हमारी जो है ना हुई है। अभी आप देखें ओवरऑल ग्रोथ जिस अंदाज से आज मेरा ख्याल है PTI के वर्स्ट भी मान रहे हैं इस बात कि ये 6% तक ग्रोथ हमारी चली गई है और अगले सालों में ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये हमारे प्लानिंग के अंडर है। उनकी आवाज ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे, आपकी आवाज़ ठीक तरह से सुन नहीं पा रही। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। फ़ारूक सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है अब ये कहा जा रहा है कि मुआशी मुश्किलात के बायस सख्त फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं, लेकिन उनका तमाम तर बोझ हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली अवाम पर ही लगने, अवाम ही बर्दाश्त कर रही है। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये एक हमारा कौमी अलमिया है कि कर्ज़ों की मैशत के बावजूद जो हमारी अशराफिया है उनकी जो मरात हैं उनमें किसी तरह से कमी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। हमारी काबीना दुनिया की सबसे बड़ी काबीना होती है, मरात याफ्ता जो तबकात हैं उन्होंने अपने लिए हर चीज़ मुफ्त रखी होती है, अरबों का पेट्रोल इसी मुफ्त स्कीम में ज़ाया हो जाता है और कुर्बानी सिर्फ आवाम से मांगी जाती है। तो आपको नहीं लगता सर, जब घर में मुश्किल में हो तो कुर्बानी तो फिर सबको देनी चाहिए, तो जो मरात याफ्ता तबका है उनकी मरात में भी किसी हद तक कमी होनी चाहिए ताकि गरीब आवाम पर बोझ कम से कम पड़े? देखिए, ये तजावीज़ जो आती रहती हैं कि शराफिया के ऊपर बोझ बढ़ाया जाए और जो हुकूमती मुलाजमीन हैं उनसे कुछ मुराद वापस ली जाए, ये सिंबॉलिक हैं सब चीज़ें। अगर हमारे सियासतदान जो हैं, अगर हमारे फैसला साज जो शख्सियात हैं, अगर हमारी जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो अच्छे फैसले कर रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी समझ में उनकी तनख्वाहें तो डबल हो जानी चाहिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंबॉलिक चीजें हैं सारी। असल फर्क ये पड़ना है कि क्या इस्लाहाती इकदामात हमारे सियासी जो तबकात हैं वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इस्लाहात ला सकती हैं या नहीं। अब आप सोचिए कि 450 अरब रुपया सिर्फ बिजली के सेक्टर में सालाना नुकसान हो रहा है। अगर हमारे सियासतदान और हमारी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी मिलके उसको आधा कर दें तो उनका तो अगले 5-6 साल का सारा खर्चा जो आपने जिक्र किया कि पेट्रोल है, मुराद है, वो सारी की सारी निकल आती बिल्कुल, अगर उन्होंने सही फैसला कर दिया। अब आप सोचिए कि 2000 अरब का हम नुकसान कर चुके हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, जिसमें PI है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, जिसमें रेलवेज है। अगर फैसला साजी ठीक कर दी जाए तो ये सियासतदानों के बोझ, उनकी मुराद और ब्यूरोक्रेसी की जो मुराद जिसका आपने जिक्र किया, ये तो आप समझिए कि समुंदर में तुटके के बराबर। तो हमें फैसला साजी ठीक करनी है, रियली फोकस करना हो कि हम मुराद खींच लें और जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है
उसकी तरह उसका पेट्रोल का खर्चा कम कर दें, उसको कारें 2 की जगह 1 दे दें, इससे कोई खास मुल्क के हवाले पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही, ठीक है। अगर वो फैसला साजी ठीक कर दें, वो बिजली की चोरी खत्म कर दें, वो गैस की चोरी खत्म कर दें, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें कमी ले आए, अगर खत्म नहीं कर सकते तो इदराक नहीं है, क्या लगता है आपको फारूक सलीम साहब, जो आप बात कर रहे हैं, इदराक नहीं है? जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो चाहे अभी की हो, उनको इल्म नहीं है या कोई गाइड करने वाले बेहतर लोग नहीं है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हम कर लें तो किसी हद तक सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? जी सोनिया, आपको कोई भी गोल पूरा करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए 2 चीजें चाहिए। आपको एक तो पॉलिटिकल विल यानी कि सियासी नीयत चाहिए कि आप ये काम करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपको काबिलियत पैदा करनी है। दोनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग होगी, अगर आपके पास सियासी नीयत है, काबिलियत नहीं है, तो ये काम नहीं हो सकेगा। अगर आपके पास काबिलियत एग्जिस्ट करती है और सियासी नीयत नहीं है, तो भी ये काम नहीं हो सकेगा। तो ये 2 चीजें जो हैं ये पैदा करनी है, सियासी नीयत और काबिलियत। फिर कोई ऐसा गोल नहीं है जिसको कि हम अचीव ना कर सकते। ठीक है, तो अशफाक साहब, आपको क्या लगता है? अब जाहिर है हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो तनकीद करती है पिछली गवर्नमेंट पर। अब मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लिए सुरंगें बिछा कर गई है बारूदी, जिन सख्त मुश्किल जो फैसले करने थे वो नहीं किए अपनी पॉलिटिकल उस कैपिटल गेन करने के लिए। तो आपको लगता है कि किसी हद तक इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल हमें फेस करना पड़ी मुआशी हवाले से, पिछले 1 महीने से देखें आप डॉलर कहाँ पर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज में जो एक सूरत हाल रही, एक अजीब अनसर्टेनिटी का माहौल था, तो इसकी जिम्मेदार आपको लगता है कि पिछली गवर्नमेंट है? देखिए, मैं कुल्ली तौर पे तो नहीं कह सकता। हाँ। सीधी सीधी बात है कि जी वो जो लैंड माइन, तो मैं उसको नहीं करता, मैं तो उसको कहता हूँ वो क्लस्टर बम था। हाँ, अच्छा। उसके असरात तो हर तरफ फैले है ना। अच्छा। तो लैंड माइन तो एक ऐसी होती है, नहीं देखे ना, वो तो क्लस्टर बम था। ओके, ठीक है। और वो लैंड माइन तो ये होती है ना कि आपने पाँव रखा आपको चोट आई, ये तो बम गया नीचे फटा और हर तरफ उसने अपनी तबाही फैला दी। ठीक है। तो क्लस्टर बम के बाद वो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी, और ये खुद एग्री करते हैं इस चीज़ को कि ठीक है। और आपकी, चले मैं उस हुकूमत को नहीं मानूं, मगर इस हुकूमत का भी एक फॉल्ट है। अगर 11 अप्रैल को आप आ गए थे और आपको ये लग रहा था कि चले लैंड माइन या क्लस्टर बम है, तो आप फैसला कर लेते। आप देखें ना, आपने भी अपनी वही काम किया जो उन्होंने किया कि पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए आपने कहा नहीं जी मैं भी अनपॉपुलर फैसला नहीं करूंगा। मगर इसकी वजह जो मुझे नज़र आई, जो मैंने पूछा अपने ज़रायों से, तो वही कहते जी हमें ये सर्टेनिटी नहीं मिल रही थी कि क्या हम हुकूमत चलाएंगे अगले साल तक के नहीं। अब वो सियासी फैसला था। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस स्टूडियो में बैठ के या ड्राइंग रूम में बैठ के या एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के फैसला करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो टेक्नोक्रेट का काम है, मेरा भी काम है, हर किसी का काम होता है। मगर जो लोग अपने हलके में जाते हैं, उनका जो ये फैसला करना है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन होता है कि क्या मैं अपने हलके में ये शक्ल दिखा सकूंगा, अपनी जस्टिफाई कैसे करना नहीं, है हलके में शक्ल दिखा सकूंगा। देखिए, आप ये खुद सोचें, शेख रशीद साहब का भी जो बयान आया, वो कहते हैं यार हमें तो शक्ल दिखानी मुश्किल हो रही थी, ये हमें बयानिया मिल गया तो हम आज अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ जाके रिचार्ज हो गए। तो ये जो एक सियासी आदमी है और एक टेक्नोक्रेट में ये फ़र्क होता है। बीच में यही सोचती कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाए जो ये टफ डिसीजन ले, बट मेरे ज़राए ये कहते हैं वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के जो जिनको मेरा ख्याल है जिन पे कहा गया था, जिनको उन्होंने भी कहा कि यार अगर ये कोई काम करना है तो हमें 3 साल चाहिए होंगे, और ये 4 महीने में नहीं होते। जो नई गवर्नमेंट आती फिर वो फंस जाती। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये बेटर सेंस ये होगा कि आप इसको पॉलिटिकल सर्टेनिटी के साथ ले आए चीजों को। आप कह रहे हैं ये मुद्दत भी पूरी करनी चाहिए अगर दोबारा से वो देखें, वो आप सियासी डायलॉग के साथ जो बेसिक पिंच था वो फैसला हो चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़े बहुत फैसले भी और होने थे, और वो अगर कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होंगे। और फारूक सलीम साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतेशाम साहब, इकॉनमी इस वक्त जिस हाल पर पहुंच चुकी है, इसका एक बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन को भी कराया जाता है और कहा जाता है कि 22 करोड़ आबादी के मुल्क में शायद 27-28 लाख अफराद ऐसे जो एक्टिव जो टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें आते हैं, उसमें भी ज़्यादातर तादाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन की है। तो आपको लगता है ये भी एक बड़ा मसला है टैक्स कलेक्शन का? समझिए, इसमें तो बहुत सीरियस किस्म के मसाइल हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो कहते हैं कम से कम हमारे जैसे मैंने 16-17% होना चाहिए, ये 12% के ऊपर जाता ही नहीं है और अनऑफिशियली तो कहा जाता है शायद इससे भी कम होता है। अब सवाल तो फिर आ जाता है कि 22 करोड़ की आबादी में अब आके टैक्स पेयर की तादाद 30 लाख हुई है 20 लाख के बाद, और उसमें से भी आपने देखा कि पिछले साल जो लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की थी वो टोटल 7 लाख थे, उसमें से भी आज उन्होंने निल अपनी इनकम शो की थी। तो ये सारी बातें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि जब तक रीस्ट्रक्चरिंग सीबीआर की सही मानों में एफईआर की नहीं होती। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के ज़माने में $150 मिलियन दिया गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एफईआर की, कि जी बाहर से बंदे अपॉइंट किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से लाए जाएंगे, तनख्वाहें को ज़्यादा दी जाएंगी। लेकिन आप देख लें अभी पीटीआई के दौर में 4-5 एफईआर के चेयरमैन तब्दील किए गए। अभी जो तब्दील किए गए उन्होंने उसने परफॉर्म किया था, इसके बावजूद भी उन्हें नहीं रहने दिया गया। तो अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। कस्टम ड्यूटी का बड़ा सीरियस मसला है। कस्टम वाले कहते हैं 50% हम कस्टम से पैसा जो हमें ड्यूटी से आता है तो अगर हम ना लें तो मामला खराब हो जाएंगे। अब ये कहा जाता है कि जी ये गैर जरूरी अशिया पे जो इम्पोर्ट की जाती है उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये अब मैथड टू द मैडनेस तलाश करने वाली बात होगी। बैठ के तय करना होगा कि हमारी इम्पोर्ट कौन सी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़नी चाहिए और रेवेन्यू का दायरा सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स दें। अभी ट्रेडर्स कम्युनिटी आज तक आप देख लें जिस तरीके से रजिस्ट कर रही है, वो पॉइंट टू पॉइंट वो जो लगाने वाली बात होती है जहाँ से पता चले कि कौन कितना किसकी सेल है, वो उसको रजिस्ट कर रहे हैं। हर थोड़े दिनों बाद वो डेडलाइन दे देते हैं कि जी हमारी बात ना मानेगी तो हम जल्द से जुलूस करेंगे, पहिए जाम करेंगे, शटर डाउन करेंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब आता है कि कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत फैसले करे, वो सारे लोगों को मिला के करे और जितने भी हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी हैं, हमारी बिजनेस अथॉरिटीज हैं, चैम्बर्स हैं, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स है, इनको मिला के इनको कन्विंस करें कि भी आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। ठीक है, लास्ट मिनट सीरियस मसला है। सबसे बड़ा मसला ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। अगर हम आज हम अपना टैक्स प्रॉपर इकट्ठा करना शुरू कर दें तो हमारी मुश्किलात बड़ी हद तक कम हो सकती हैं। तो आप भी एग्री करेंगे अशफाक साहब? वर्ल्ड बैंक पे जाना जो है ना उसमें कमी वाकई हो सकती है। ठीक है, लास्ट मिनट है एहतेशाम साहब। अशफाक साहब, आप भी एग्री करते हैं कि इस वक्त टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है? देखिए, आपने सवाल उससे पूछ लिया जिसने पूरा टैक्स रिफॉर्म चलाया और पूरी 278 पेज की रिपोर्ट ड्राफ्ट की है। सही। तो मैं तो उस पर 2 घंटे दे दे मैं बोलता रहूँगा। मेरा ख्याल है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दिस इज शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। तो मेरा ख्याल है आप टैक्स रिफॉर्म्स दें, मैं आपको करके देता हूँ। और आपको ये टैक्स टू जीडीपी एहतेशाम साहब ने कहा ना 17-18%, तो एहतेशाम साहब से मैं वो सिर्फ बता देता हूँ कि 20% एग्रीकल्चर ज़ीरो टैक्स दे रहा है, 18% शटर पावर आपकी है वो बहुत नेग्लिजिबल दे रही है। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो ये 18% पे पहुँच जाए, तो इन दोनों से आप वसूल कर दीजिए, मेरा काम हो जाता है। नहीं तो सवाल ये कि सर ये फिर गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं है? गवर्नमेंट की तवज्जो है। हाँ। मैंने आपको एक बात अभी कही थी कि हम इस ड्राइंग रूम में बैठ के हर बात का हर मसला में हल निकाल देता हूँ, मगर जब आप जाते हैं असेंबली में जो इलेक्टेबल्स हैं जिनसे वोट आपको लेने हैं और जिसकी बुनियाद पे आपने हुकूमत बनानी है, तो ये खुदगर्जी जो होती है ना किसी भी पार्टी की हो, ये आड़े आ जाती है, खुदगर्जी आड़े आ जाती है। तो एहतेशाम साहब आप भी हमेशा बात करते रहे और एक चीज़ मैं आपको एंड में कहता हूँ, इस एहतेशाम साहब माजरत के साथ 75 साल की हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी चीज़ हमने प्रोड्यूस की है वो माफिया की है। और इसके डीप पॉकेट्स हैं, दे कैन बाय एनीवन। आपने बिल्कुल सही बात की है। माफिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देने वाले भी माफिया में शामिल हैं। आज भी 23% हमारा जीडीपी का एग्रीकल्चर है। अभी देख लें जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म हुई, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। वो फिगर बन गया 11 एकड़ से ज्यादा जिसकी जमीन होगी उसी पर टैक्स लगेगा। अरबों की जमीनें लोगों ने रखी हैं, हारियों के नाम रखी है, टैक्स नहीं देते। अभी अगर एग्रीकल्चर टैक्स नहीं आता, सर्विसेज सेक्टर को ब्रॉडर नहीं किया जाता है, आज आके जो तनख्वाहदार तबका है उसी से टैक्स वसूल किया जाता है, उन्हीं पे बर्डन किया जाता है ज्यादा ज्यादा। मेरा ख्याल है नए टैक्स पेयर की जो है ना तलाश बड़ी जरूरी है। छोटा ट्रेडर्स आप देख लें, रेडी वाला भी कहते हैं कि 2-2.5-3 लाख रुपया कमा लेता है अगर देखा जाए, लेकिन ये कि सारा का सारा जोर जो होता है वो नौकरी पेशा लोगों से पैसा निकलवाना होता है। तो इसमें यही है
तो गवर्नमेंट कोई तरीकाकार निकाले। आपने इस पे बड़ी मेहनत की है, मुझे ठीक पता है। है। अब इसके लिए कोई वाया मीडिया निकाला जाए, सारे लोगों को बिठा के, ठीक है, सारे लोगों को segment- निकाल कर इस मसले का कोई हल तल चाहिए। माजरत के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब और एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।